Hey Jams, welcome back to another high energy session. क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट और आप में क्या फ़र्क है? दोनों की हाइट बढ़ सकती है लेकिन सिर्फ आप लिविंग हो, माउंट एवरेस्ट नहीं। वाई? आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का सेशन 1.1 व्हाट इज लिविंग पढ़ने वाले हैं। हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को इंग्लिश और हिंदी में इतने क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे कि आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पेन और नोटबुक निकालो और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। पहला पैराग्राफ है हमारा इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। हमारा लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल और शानदार है। The wide range of living types is amazing. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग तरह की वाइड रेंज मीन्स वैरायटी सच में अमेजिंग है. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. ये ऑर्गेनिजम्स ऐसी एक्सट्रीम हैबिटेट्स पर मिलते हैं जो हमें स्पीचलेस कर देती हैं, चाहे ठंडे पहाड़ हो, घने जंगल, समुंदर, मीठा पानी की झील, रेगिस्तान या गर्म पानी के झरने. The beauty of a galloping horse of the migrating birds, the valley of flowers, the rattling surf evokes awe and a deep sense of wonder. बढ़ते हुए घोड़े की खूबसूरती, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते पक्षी, फूलों की घाटी या अटा करती सार को देखकर मन में एक डीप वंडर और हैरानी पैदा होता है. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. ऑर्गेनिजम्स के बीच का झगड़ा मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, उनका आपस में मिलजुल कर रहना मीन्स कोऑपरेशन और सेल के अंदर की मोलिकुलर मूवमेंट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर लाइफ क्या है. दिस क्वेश्चंस हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट. इस सवाल का अंदर दो इम्प्लिक्ट मीन्स छुपे हुए क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर्स टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, and the second is a philosophical one and six answers to what the purpose of a life is. पहला क्वेश्चन टेक्निकल है जो पूछता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या फ़र्क है, और दूसरा फिलोसॉफिकल है जो पूछता है कि लाइफ का पर्पस क्या है. एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन. एज साइंस और स्टूडेंट्स और टीचर्स हम दूसरे मीन्स फिलोसॉफिकल सवाल का जवाब नहीं खोजेंगे. वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग. हम सिर्फ पहले सवाल पर ध्यान देंगे, व्हाट इज लिविंग. देन हियर इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज लिविंग. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं तो हम उनके खास फीचर्स मीन्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं. ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनवायरनमेंट को सेंस करना और रेस्पॉन्स देना, ये सब हमारे दिमाग में लिविंग के यूनिक फीचर्स की तरह आते हैं. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. हम इस लिस्ट में मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना और इंटरैक्शन जैसे फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस. आइए इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के दो मेन साइंस हैं मीन्स ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक मास यानी वजन बढ़ना और नंबर यानी गिनती बढ़ना.
A multicellular organism grows by cell division. एक multicellular organism cell division के जरिए grow करता है. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. प्लांट्स में सेल डिवीजन से ग्रोथ उनकी पूरी लाइफ कंटिन्यूसली चलती रहती है. इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज. एनिमल्स में ये ग्रोथ सिर्फ एक पर्टिकुलर एज तक ही देखी जाती है. हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. लेकिन पुरानी या डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन कुछ टिश्यूज में हमेशा होता रहता है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. इसका मीन्स क्या होता है? सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी सेल डिवीजन से ही ग्रो करते हैं. वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. इसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे लैब मीन्स इन विट्रो कल्चर उसमें सेल्स को काउंट करके आराम से देख सकते हैं. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग इवेंट्स यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं. One must remember that increase in body mass is considered as growth. हमें याद रखना चाहिए कि बॉडी मास का बढ़ना ही ग्रोथ माना जाता है. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth. अगर हम सिर्फ बॉडी मास बढ़ने को ग्रोथ मानेंगे तो नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं. माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो. पहाड़ यानी उसको हम माउंटेन्स कहते हैं, पत्थर उसको हम बोल्डर्स कहते हैं, और रेत की ट्रायली मीन्स सैंड माउंट उसका साइज भी बढ़ता है. तो इज इट लिविंग? However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. लेकिन नॉन लिविंग चीज़ों में ये ग्रोथ आउटसाइड सरफेस पर मटेरियल जमा होने से होती है. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हमेशा अंदरूनी मीन्स इनसाइड होती है. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organisms. इसलिए ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जिन कंडीशंस में होती है उन्हें समझना पड़ेगा, तभी हम इससे लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं. ए डेड ऑर्गेनिज्म डजंट ग्रो. एक मरा हुआ ऑर्गेनिज्म वो कभी ग्रो नहीं करता. दूसरा फीचर है रिप्रोडक्शन यानी नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करना. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Multicellular organisms में reproduction का मतलब है ऐसी progeny पैदा करना मीन्स संतान पैदा करना जो पेरेंट्स से मिलती जुलती हो. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. Amateur पर जब हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं तो हमारा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है. बट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो. ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस करते हैं. फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. फंजाई लाखों एसेक्सुअल स्पोर्स बनाकर जल्दी से मल्टीप्लाई होती हैं. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. Yeast और hydra जैसे lower organisms में budding होती है. In planaria means flatworms, we observe true regeneration. That is, a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes
ए न्यू ऑर्गेनिज्म। प्लानेरिया में ट्रू रीजेनरेशन होता है। अगर बॉडी का कोई हिस्सा कट जाए तो वो नए ऑर्गेनिज्म बन जाता है। द फंजाई, द फिलामेंटस algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. Fragmentation means टुकड़े होने। फंजाई, फिलामेंटस algae और मॉसेस का प्रोटोनेमा टुकड़े होने से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. एमोबा और बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात मीन्स सिनोनिमस होता है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर ऑफ मास। हम पहले ही कह चुके हैं कि सेल नंबर या मास का बढ़ना ही ग्रोथ है। Hence, we notice that in single celled organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच क्लियर फर्क नहीं दिखता। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डोंट रिप्रोड्यूस, यानी मोल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एसेट्रा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे मोल्स यानी खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल कपल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हेंस reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organisms. इसलिए reproduction भी defining feature नहीं है। Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. लेकिन हाँ, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। Another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made up of chemicals. सभी living organisms chemicals से बने हैं. These chemicals, small and weak, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made of changed into some other biomolecules. ये छोटे बड़े केमिकल्स लगातार बनते रहते हैं और दूसरे बायोमोलिकुल्स में बदलते रहते हैं। These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. इन्हीं chemical conversions को हम metabolic reactions कहते हैं। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. सभी living organisms के अंदर एक साथ हजारों metabolic reactions चल रही होती हैं। Be they unicellular और multicellular, चाहे वो unicellular हो या multicellular. All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. Plants, animals, fungi और microbes सभी में metabolism होता है। The sum total of all the chemicals reactions occurring in our body is metabolism. हमारी बॉडी में होने वाली सभी chemical reactions के sum total को metabolism कहते हैं। No non-living object exhibits metabolism. किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम मीन्स लैब एनवायरनमेंट में भी करके दिखाया जा सकता है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म performed in a test tube is neither living or nor non-living. टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाली आइसोलेटेड रिएक्शंस लिविंग थिंग नहीं होता, पर वो नॉन लिविंग भी नहीं है। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but purely living reactions. मेटाबॉलिज्म बिना किसी एक्सेप्शन के लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है और इन विट्रो रिएक्शंस लिविंग थिंग्स नहीं पर लिविंग रिएक्शंस हैं। हेंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही लाइफ फॉर्म्स का डिफाइनिंग फीचर है।
Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स फीचर है अपने सराउंडिंग्स को सेंस करना और फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुली पर रेस्पॉन्स देना. We sense our environment through our sense organs. हम अपने सेंस organs के जरिए environment को फील करते हैं. Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. Plants light, water, temperature, pollutants जैसे external factors पर respond करता है. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. प्रोकैरियोट्स से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सभी ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को सेंस और रेस्पॉन्ड करता है. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. Light duration means photoperiod. सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज. सभी ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में एंटर होने वाले केमिकल्स को हैंडल करते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. इसलिए सभी ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं. ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ह्यूमन्स अकेले ऐसा ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है. कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसलिए कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. कोमा पेशेंट कॉन्सेप्ट. व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. ह्यूमन्स के केस में लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स व्हिच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स. हम देखते हैं कि कोमा पेशेंट्स हॉस्पिटल में हार्ट और लंग मशीन्स के सपोर्ट पर रहते हैं. वो पेशेंट आमतौर पर ब्रेन डेड होता है. द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. उस पेशेंट के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती. Are such patients who never come back to normal life living or non-living? क्या ऐसे पेशेंट्स जो कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आते उन्हें हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग? इसके बाद हमारा आता है emergence and conclusion. In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि सभी लिविंग प्रोसेस माइक्रो लेवल पर होने वाले इंटरैक्शंस की वजह से होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. टिश्यूज की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल सेल्स में नहीं होती बल्कि सेल्स के आपस में इंटरैक्ट करने से बनती है. सिमिलरली properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle. वैसे ही organelle की प्रॉपर्टी उसके molecules में नहीं होती बल्कि molecules के interaction से बनती है. These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. इन्हीं interactions की वजह से हायर लेवल पर नए फ्यूचर्स मीन्स एमर्जेंट प्रॉपर्टीज, जिसको हम बोलते हैं एमर्जेंट प्रॉपर्टीज, यानी नए फीचर्स देखने को मिलते हैं. दिस फेनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल. ये रोल बायो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर अप्लाई होता है. देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. इसलिए हम कह सकते हैं कि living organisms means self-replicating, evolving और self-regulating interactive systems हैं जो stimuli पर respond करते हैं. Biology is the story of life on earth.
बायोलॉजी हमारी धरती पर लाइफ की कहानी है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बायोलॉजी धरती पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन की कहानी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees. The sharing of common genetic material but to varying degrees. पुराने, आज के और आने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में कॉमन जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए शेयर करने की वजह से जुड़े हुए हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि क्लास 11 बायोलॉजी का ये पहला स्टेप आपको बहुत आसान लगा होगा। अगर मेरे ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम पूरी बायोलॉजी ऐसे ही मिलकर ख़त्म करें। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।